जो थककर भी ना रुके वही बाजीगर होता है, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। तो आप सभी साथियों को जय हिंद। आप सभी बिहार पुलिस के साथी मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे, हमें पूरा उम्मीद है। तो इसी तैयारी को हम आपके साथ और आगे बढ़ाते हुए आए हैं ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण सवाल लेकर के। तो पूरा उम्मीद है, बहुत ही कम समय बचा है, आप लोग जम के तैयारी कर रहे होंगे। और आइए बिना समय गंवाए पहले बता दें कि हमारा चैनल क्लास 4 पास है। अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए बिना समय गंवाए हम इस सवाल पर आते हैं। ज्योग्राफी का जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो आइए, पहला नंबर सवाल है, वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है। रेडियो प्रसारण, पृथ्वी पर जो बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका कमांड आपको वहाँ से अंतरिक्ष से जो सैटेलाइट होते हैं या फिर रेडियो प्रसारण जो होता है, जिससे हम लोगों को महत्वपूर्ण न्यूज़ रेडियो के माध्यम से मिलता है, जो वहाँ पर यहाँ से भेजा जाता है, आवाज़ों को वहाँ से परावर्तित करके जो हम लोगों तक आवाज़ पहुँचाया जाता है। आप सोचिए, एक आवाज़ जो हम यहाँ के फ़ोन पर बोलें या रेडियो के जो रेडियो जॉकी होते हैं वो माइक के द्वारा बोलते हैं और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से वो आवाज़ तरंगों के माध्यम से पहुँचता है ऊपर, वही परावर्तित होकर के फिर से हम लोगों तक पहुँचता है। तो रेडियो प्रसारण की यदि बात करें तो वायुमंडल की वह कौन सी परत है? तो वायुमंडल का 5 परत होता है। वायुमंडल का 5 परत होता है। पहला जो सबसे नीचे वाला परत होता है वो होता है क्षोभ मंडल। आइए समझते हैं वायुमंडल के परतों को। सबसे नीचे जो परत होता है वो होता है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में होता क्या है कि मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होंगी, मौसम संबंधी घटनाएं सभी इसी में होंगी। साथ ही जो वायु जितनी भी है वो सब इसमें है। और जो हेलीकॉप्टर उड़ता है, हेलीकॉप्टर इसी में उड़ता है। याद रखेंगे आप लोग, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है सभी क्षोभ मंडल होती है। और इसका रेंज जो होता है लगभग 0 से लगभग 12 या 13 किलोमीटर के आसपास आपको रहता है। कभी 12 या कभी 13 मान लिया जाता है। अगला परत है, इससे ऊपर का परत का यदि हम बात करें तो वो है समताप मंडल। समताप, जैसा कि नाम से आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा, सम इस बराबर ताप, यहाँ का तापमान बिल्कुल समान रहता है, जिसके कारण इस मंडल में, इस समताप मंडल में जो हमारा जो प्लेन होता है, एरोप्लेन, इसी समताप मंडल में जाकर के आसानी से उड़ पाता है बिना किसी बाधा के, क्योंकि यहाँ का तापमान बिल्कुल समान रहता है। समताप मंडल में ही होता है ओजोन मंडल, यानी ओजोन परत। ओजोन मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत काफी महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। ओजोन परत नहीं हो तो हम लोगों को स्किन का बहुत सारा बीमारी हो सकता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं वो हमारे स्किन को डैमेज कर सकती है। इससे हम लोगों को स्किन का कैंसर हो सकता है। तो पराबैंगनी किरणें को ओजोन परत अपने में अवशोषित कर लेती है और हम लोगों को सुरक्षित जो सूर्य की किरणें है वो हम लोगों को मिल पाता है। ओजोन परत, अब ओजोन परत में को भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, एसी का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे निकलने वाला जो CFC गैस होता है वो ओजोन परत को छेद कर रहा है, ओजोन परत को क्षति पहुंचा रहा है। तो ओजोन परत जब क्षति होगा तो उससे आने वाली जो पराबैंगनी किरणें है, अगर वो एक तरह से सुरक्षा का काम नहीं करेगा तो उससे जो पराबैंगनी किरणें नीचे यहाँ तक आएगी, हम लोग के स्किन पर पड़ेगा तो हम लोगों को बहुत सारा स्किन डिजीज हो जाएगा, जिससे हम लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। तो अब देखिए, मानव अपने उपयोग के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं हानि भी है हम लोगों के साथ। अब देखिए, समताप मंडल की बात हम लोग करें तो ये है 13 से लगभग आपको 50 किलोमीटर तक। उसके बाद इससे भी ऊपर यदि हम बात करें, समताप मंडल से ऊपर है आपको मध्य मंडल, जिसको मेसोस्फीयर कहते हैं। समताप मंडल से ऊपर है मध्य मंडल, और मध्य मंडल बीच में होता है, ठीक है। तो 50 से 80 किलोमीटर का ये रेंज होता है। मध्य मंडल भी काफी महत्वपूर्ण है। मध्य मंडल में तापमान काफी निगेटिव में चला जाता है। तो यहाँ पर जो उल्का पिंडें अंतरिक्ष से आती है बहुत तेज, तो यहाँ आकर के वो जल खत्म हो जाती है। यहाँ आकर के मध्य मंडल में आकर के जो उल्का पिंड है वो खत्म हो जाती है। अगला हम बात करेंगे, मध्य मंडल से ऊपर होता है आपको, मध्य मंडल से ऊपर होता है
आयन मंडल। आयन मंडल यही रेडियो प्रसारण के लिए जो उत्तरदायी है वो है आपका आयन मंडल। तो ये इसका सवाल का आंसर हो जाएगा आपको आयन मंडल। और आयन मंडल के बाद फिर ऊपर जो है बहिर्मंडल और फिर अंतरिक्ष है पूरा। तो ये हो गया पहला सवाल, आयन मंडल। रेडियो प्रसारण, रेडियो प्रसारण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो वायुमंडल का परत है वो है आयन मंडल। दूसरा सवाल है लिग्नाइट। लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? कोयला जानते ही हैं हमारे लिए कितना उपयोगी है। तो कोयला का प्रकार की यदि हम बात करें तो कोयला 4 प्रकार का होता है। कोयला कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कोयला 4 प्रकार का होता है। पहला होता है एंथ्रासाइट, जो कि सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है एंथ्रासाइट। चलिए, थोड़ा समस्या है कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो थोड़ा सा समय लग जाता है ज़्यादा। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखें हमारे साथ, धीरे धीरे सब हो जाएगा आप लोगों का साथ रहा तो। चलिए, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करें कोयला के 4 प्रकार के बारे में। 1 2 3 4। एंथ्रासाइट जो सबसे उत्तम क्वालिटी का उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है। तो उत्तम क्वालिटी किस लिए होता है? क्योंकि इसमें आपको लगभग कितना प्रतिशत यदि हम बात करें, इसमें आपको पाया जाएगा 80 से 95%। 80 से 95% आपको एंथ्रासाइट में क्या पाया जाएगा? कार्बन पाया जाएगा। और ये उष्मा देने में सबसे अधिक यदि उष्मा देती है तो एंथ्रासाइट कोयला देती है। क्योंकि हालांकि ये हमारे भारत में बहुत कम पाया जाता है, हमारे भारत में एंथ्रासाइट कोयला बहुत कम है, लेकिन सबसे उत्तम क्वालिटी का। और ये धुआं बहुत कम करती है। क्यों? क्योंकि इसमें नमी की मात्रा बहुत कम रहती है। सबसे उत्तम, इसमें उष्मा बहुत लाल एकदम तेज जो है उष्मा निकलता है। तो एंथ्रासाइट 80 से 95% कार्बन आपको एंथ्रासाइट में रहता है। उसके बाद आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस में आपको 60 से 80% कार्बन देखने को मिलता है। ये उससे कम उष्मा उत्पन्न करती है एंथ्रासाइट से। इसके कंपैरिजन में इसका कम है, 60 से 80% धुआं इससे थोड़ा ज्यादा निकालती है। उसके बाद आता है लिग्नाइट, जिसमें आपको 40 से 60% कार्बन देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद आता है पीट, जो सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला माना जाता है। सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला यदि कोई होता है तो वो होता है पीट। पीट जो होता है पूरी तरह से कोयला बना हुआ नहीं रहता है, एक तरह से अधजला आप लकड़ी कह सकते हैं। वो पूरा तरह से कोयला बना ही नहीं है, यदि वो बनने के प्रोसेस में है। तो लिग्नाइट में होता है 40 से 60% कार्बन। हम लोग कोयला का इस्तेमाल करते हैं बिजली उत्पादन करने में, क्योंकि ये धीरे धीरे जलता है। तो इसका उत्पादन हम लोगों को बिजली उत्पादन में, इसका काम हम लोग बिजली उत्पादन में करते हैं। और एक चीज और बता दें आपको कि कोयला का यदि बात करें तो कोयला भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है झारखंड में। उसके बाद छत्तीसगढ़ और उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में जो पठारी क्षेत्र है उसमें कोयला निकलता है। तो आप जान गए कि एंथ्रासाइट जो होता है वो सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है, और पीट जो होता है सबसे घटिया क्वालिटी का होता है, और लिग्नाइट जो है उससे थोड़ा सा अच्छा होता है, लेकिन ये भी आपको निम्न स्तर का ही कोयला है। लिग्नाइट में भी काफी धुआं निकलता है, इसमें भी नमी की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। तो निम्न स्तर का कोयला है लिग्नाइट। लिग्नाइट कैसा कोयला है? तो निम्न स्तर का कोयला है। तीसरा सवाल है, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है, क्यों होता है? विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक क्यों होता है? विषुवत रेखा आप लोग जानते हैं कि ये मान लीजिए आपका पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। इसको जो बीचों बीच जो लाइन डिवाइड करती है, जो काल्पनिक लाइन है, उसको 0 डिग्री रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। इस पर क्या होता है कि सूर्य जो है, सूरज की किरणें लगभग 90 डिग्री के
पर पड़ती है, लगभग 90 डिग्री। तो आप देखेंगे जैसे आप एक टॉर्च को जलाएंगे, जैसे ये एक टॉर्च है, तो टॉर्च से जो निकलने वाली रोशनी आप अगर ऐसे जलाएंगे, सीधे जलाएंगे, तो डायरेक्ट नीचे आएंगी और बहुत ही कम क्षेत्र पर इसका रोशनी पड़ेगा। इसका प्रयोग आप करके देख सकते हैं घर में कि एक टॉर्च लीजिए, उसको ऐसे जलाइए, 90 डिग्री पर आप जलाएंगे तो बहुत ही कम क्षेत्र पर रोशनी पड़ेगा। उसी टॉर्च को आप ऐसे अगर टेढ़ा करके जलाएंगे, टेढ़ा करके, तो उसका रोशनी थोड़ा ज़्यादा फैलेगा। तो रोशनी वही यहाँ पर आप सोचें कि सूरज की किरणें जो सीधे आपके सर पर पड़ेंगी तो एक बहुत ही कम क्षेत्र पर पड़ेगा, और बहुत ही कम क्षेत्र पर पड़ेगा तो क्या होगा बताइए, यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगा। क्या होगा, बहुत ही, एक तो बहुत कम क्षेत्र जो है, एक तो 90 डिग्री पर रहेगा तो बहुत कम क्षेत्र पर इसका रोशनी पड़ेगा, और बहुत कम क्षेत्र पर पड़ेगा तो वहां पर गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि सीधे आपके ऊपर पड़ रहा है, 90 डिग्री पर पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे तिरछा होते जाता है तो क्या होता है, गर्मी भी कम होता है और रोशनी भी, ये क्षेत्र भी इसका बढ़ते जाता है, इसका क्षेत्र जो होता है वो बढ़ते चला जाता है। तो ये हुआ आपको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो इस सवाल को आप देखेंगे, देखिए विषुवत रेखा बहुत महत्वपूर्ण है। विषुवत रेखा में क्या होता है, जो विषुवत रेखा पर है वहां पर आपको गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है, वर्षा भी बहुत ज्यादा होता है, और यहाँ पर जो वन है वो भी बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा वन पाए जाते हैं विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा को फेफड़ा कहा जाता है संसार का, यानी पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है दोस्तों। किसको, विषुवत रेखीय वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि ये विश्व में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो यहीं से उत्पन्न होता है, यहीं से ऑक्सीजन बनता है। अब सोचिए ये विषुवत रेखीय वन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो इस ये विषुवत रेखा क्षेत्र का जो समीप तापमान जो सबसे अधिक होता है वो क्यों होता है, क्योंकि ताप छोटे क्षेत्र में क्या होता है, केंद्रित होता है। ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है, इसीलिए यहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ता है। वर्षा की बात करें तो 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा यहां पर होती है, सोचिए कितना वर्षा। और तापमान जो यहां का रहता है वो आपको 25 से 30 डिग्री सालों भर, रात और दिन बराबर, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात। ये है यहाँ विषुवत रेखा का स्थिति। और जो विषुवत रेखा पर की जो लोग होते हैं ना, उसका रंग भी काला होता है। काला रंग का कारण जानबे करते हैं कि मेलानिन, अब धूप पड़ेगा लगातार तो मेलानिन बढ़ेगा, मेलानिन बढ़ेगा तो काला होंगे। चलिए तो आगे हम लोग बात करेंगे कि अगला सवाल है, विषुवत रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक हैं। अब बताइए, विषुवत रेखा से संबंधित ये सवाल था, ये भी है विषुवत रेखा से संबंधित। विषुवत रेखा क्षेत्र के सघन वन किस लिए लाभदायक है। हम बताए अभी कि विषुवत रेखा क्षेत्र में जो वन होते हैं काफी सघन होते हैं, काफी ज्यादा वन पाए जाते हैं विषुवत रेखा क्षेत्र में। तो विषुवत रेखा क्षेत्र के जो सघन वन है वो किस लिए लाभदायक है। क्या इसका इस्तेमाल कृषि के लिए होता है, क्या जड़ी बूटी के लिए होता है, क्या खनिज पदार्थ के लिए होता है, या इमारती लकड़ी के लिए होता है। तो इसका यदि हम सही आंसर हम बता दें आप लोगों को, तो इसका आंसर हो जाएगा जड़ी बूटी के लिए। इसका आंसर हो जाएगा आपको विषुवत रेखा का जो सघन वन है वो मुख्यतः क्या है, लाभदायक है आपको जड़ी बूटी के लिए। यहां से बहुत सारे औषधियों को बनाया जाता है, यहाँ के वृक्षों से, यहाँ के वनों से। ठीक है, अगला सवाल हम आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। विषम जलवायु, विषम जलवायु का क्या मतलब होता है, पहले इसको समझिए। विषम जलवायु का मतलब होता है कि ताप में काफी ज्यादा अंतर, ताप में अंतर आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो ताप, यदि हम बात करें कि मान लीजिए कि ठंडी आया तो 5 डिग्री चला गया टेम्परेचर, और गर्मी है तो चला गया 45 डिग्री 50 डिग्री, जैसा कि आजकल हो रहा है। दिल्ली में देखिए ठंडी में ठंडी पड़ता है और गर्मी में तापमान तो ऐसा अभी हो रहा है कि 50-52 डिग्री हो जा रहा है। तो ये समस्या है। तो अब देखिए, विषम जलवायु का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि ताप का अंतर बहुत ज्यादा होता है, ताप का जो अंतर है वो काफी ज्यादा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं विषम जलवायु। तो विषम जलवायु का मुख्यतः उत्तरदायी कौन से कारण से विषम जलवायु होता है, ऐसा कौन सा कारण है, ये बहुत जरूरी है कि जलवायु में जो अंतर पाया जाता है वो किसके कारण होता है, विषम जलवायु किसके कारण होता है। अब देखिए, धरातल से ऊंचाई। अब धरातल से ऊंचाई क्या हो सकता है, जैसे जैसे हम ऊपर पड़ते हैं तो ऊपर तो ठंडा लगता है, तो जो ठंडा ऊपर में लगता है तो ठंडा वाले क्षेत्र में तो गर्मी लगता ही नहीं बहुत ज्यादा, वहाँ तो लगभग समान ही रहता है टेम्परेचर। ठंडी में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर, वैसे ठंडा ही रहता है।
20-25 यही टेम्परेचर रहता है, ठंडी है तो 10 डिग्री 9 डिग्री 8 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं। दूसरा है कि महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं से क्या फर्क पड़ने वाला है जलवायु? पड़ेगा। जो महासागर के जो नजदीक वाला एरिया होगा वहां फर्क पड़ सकता है, लेकिन हर एक जगह के जलवायु को इनसे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सागर से दूरी के आधार पर यदि हम बात करें तो फर्क पड़ता है। जो सागर से नजदीक है, जो सागर से नजदीक है वहां का टेम्परेचर आप देखेंगे तो लगभग समान ही रहता है। वहां पर नमी भी काफी ज्यादा रहती है, नमी, क्योंकि अब वर्षा भी लगातार होते रहता है, कभी भी वर्षा हो जाता है। समुद्र के किनारे आप जाएंगे तो अक्षांश से भी फर्क पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा हम बात करें मुख्यतः उत्तरदायी की हम बात करें तो वो है सागर से दूरी। चलिए अब थोड़ा सा हम बोर्ड को साफ कर लें, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अब गंदा करने का थोड़ा सा हो जाता है क्योंकि समझाना रहता है पूरा डिटेल में, तो इस वजह से थोड़ा सा बोर्ड गंदा हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोगों को साफ साफ दिखे इस वजह से थोड़ा सा इसको साफ हम कर दें। अब अगला सवाल है, तो आप लोग समझ गए कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु को, सागर से दूरी की यदि हम बात करें तो दिल्ली ले लीजिए आप, मध्य प्रदेश ले लीजिए, हमारा बिहार भी सागर से दूर ही है। तो इन जगहों पर क्या होता है, तापांतर काफी ज्यादा पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि विषम जलवायु किसके लिए उत्तरदायी है? विषम जलवायु उत्तरदायी है सागर से दूरी के लिए। चलिए अगला सवाल है, जैविक संसाधन का एक उदाहरण है। जैविक, जीवित संसाधन की बात हो रहा है, जैविक यानी जीवित संसाधन। तो जीवित संसाधन की यदि हम बात करें तो इनमें से आप देखेंगे प्राकृतिक गैस क्या जीवित संसाधन है? नहीं है। पानी जीवित संसाधन नहीं है। वन जीवित संसाधन है कि नहीं है? जी हाँ दोस्तों, वन जो है जीवित संसाधन है। अगला है डी, सौर ऊर्जा जीवित संसाधन है? नहीं है। तो ये हो गया, इसका सही आंसर हो जाएगा वन। जैविक संसाधन का एक उदाहरण क्या है? वन है। अगला सवाल 7 नंबर का यदि हम बात करें तो नदी की निक्षेपण, डिपोजिशन क्रिया द्वारा बनता है। नदी के निक्षेपण क्रिया द्वारा क्या बनता है? नदी के निक्षेपण का मतलब क्या होता है कि नदी जो अपने साथ मिट्टी के कण, बालू के कण, कंकड़ वगैरह को लेकर के कहीं से लेकर के आई, कहीं आकर के जमा कर दिया, तो उसी को तो निक्षेपण कहते हैं। निक्षेप हो गया, वहां जाके जमा हो गया, डिपॉजिट हो गया, तो उसी को तो कहते हैं। नदी का जो निक्षेपण क्रिया है उसके द्वारा बनता क्या है, जो बनता है उसको कहते क्या है? तो नदी के निक्षेपण के मोरेन नहीं, मोरेन क्या होता है समझिए, मोरेन होता है हिमनदों के द्वारा जो जमा किया जाता है, मोरेन उसी को कहते हैं। हिमनद के द्वारा जो जमा होगा उसको मोरेन कहेंगे। लोएस क्या होता है कि हवा के द्वारा जो मिट्टी के कणों को उड़ा कर कहीं ले जाकर के जमा कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं लोएस। डेल्टा आप लोगों ने नाम सुना होगा जी, डेल्टा जो होता है नदी के निक्षेपण द्वारा बनता है। डेल्टा नदी के निक्षेपण द्वारा बनता है। चौथा है भृगु, इसका कोई मतलब नहीं है। नदी के निक्षेपण द्वारा क्या बनता है? डेल्टा। अच्छा, डेल्टा जो है, डेल्टा और एक होता है एस्चुरी। तो डेल्टा और एस्चुरी कब कब बनता है ये आप लोग को हम बता दें कि जब नदी आता है, जब समुद्र में मिलने वाला रहता है, तो जो त्रिकोणीय आकार बना करके धीरे धीरे एकदम यहाँ का जो क्षेत्र होता है वो फैलता है। फैले हुए क्षेत्र में धीरे धीरे यहाँ आकर के जब नदियों का गति एकदम स्लो हो जाता है, बहुत धीरे से गिरता है, तो यहाँ का जो क्षेत्र बनता है वो होता है डेल्टा। और इसका आकार ये त्रिकोणीय आकार बहुत सारे भाग में बंट जाता है, तो ये हो गया डेल्टा। एस्चुरी क्या होता है कि नदी का जो है लहर जब आता है तो जब फिर से ये समुद्र में मिलना रहता है इसको, तो नदी यहाँ पर बहुत तेज धारा के साथ गिरता है, तो वो होता है एस्चुरी। बहुत तेज धारा के साथ यदि नदी का पानी समुद्र में गिरेगा तो वो एस्चुरी बनाएगा। और जब धीरे से वहां पे गति आराम से जब त्रिकोण आकार में बढ़ते हुए, बहुत क्षेत्र में बढ़ते हुए, तब वो आराम से जब समुद्र में गिरेगा तो उसको कहेंगे डेल्टा। समझ गए? अब आते हैं 8 नंबर पे, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास। पृथ्वी के केंद्र की ओर, अब हम बात करेंगे पृथ्वी के केंद्र की ओर। ये रहा आपका, मान लीजिए कि पृथ्वी का ये परत, ठीक है। तो पृथ्वी का जो परत है वो कितना परत है? 3 परत है।
ऊपर वाले परत को कहते हैं भूपर्पटी। मान लीजिए ऊपर वाला परत हो गया, उसके बाद का परत होता है मेंटल, और सबसे अंदर का परत होता है क्रोड। सवाल आपको पूछ रहा है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास, यानी क्रम से पूछ रहा है कि बताइए भाई ये क्या होगा, उसके बाद ये क्या होगा, उसके बाद अंदर वाला क्या होगा। तो यहां पर भूपर्पटी मेंटल क्रोड नहीं पूछा है, यहां पूछा है कि बताइए सियाल सीमा निफे, या फिर सियाल निफे सीमा, सीमा सियाल निफे, सीफे निफे सियाल सीमा। सीमा हैदर वाली बात नहीं है यहाँ पे, ये पाकिस्तान वाला बात नहीं है। यहाँ सीमा वो मत सोचिए आप लोग के दिमाग में आ गया होगा बहुत फेमस, नहीं। आप लोग यहाँ पर आइए, ज्योग्राफी में आइए, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पर सियाल सीमा निफे। अब सियाल क्या होता है? सियाल होता है, सियाल की यदि हम बात करें तो सियाल होता है सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका और एल्युमिनियम। जी हाँ दोस्तों, सिलिका और एल्युमिनियम को सियाल बोला जाता है, और सियाल जो है भूपर्पटी को ही कहा जाता है, क्योंकि ऊपर वाले परत में सिलिका और एल्युमिनियम का भंडार बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है सियाल। अब जो मेंटल होता है उसको बोलते हैं सीमा, हैदर नहीं, सीमा, सीमा बोला जाता है मेंटल को, ठीक है। ये दूसरा परत होता है। ऊपर वाले परत में तापमान क्या होता है? उतना ज़्यादा नहीं होता है। जैसे जैसे आप पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएंगे तापमान इतना बढ़ जाता है कि अंदर में आपको एकदम उबलता हुआ लावा की तरह दिखेगा, और जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वही लावा अंदर से निकलता है। तो आप देखते हैं कि एकदम आग का पूरा लिक्विड की तरह दिखता है, एकदम उबलता हुआ। तो नीचे जैसे जैसे केंद्र की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे केंद्र की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा? जैसे जैसे केंद्र की ओर बढ़ेंगे तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दूसरा जो परत है उसको कहते हैं सीमा। सीमा का क्या मतलब? सीमा का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। सीमा का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। अब अंदर का जो परत है उसको बोलते हैं नीफे। क्या बोलते हैं? नीफे, यानी निकेल और फेरस। निकेल और फेरस यानी लोहा। तो सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी या सियाल हम कह सकते हैं, उसके बाद वाले परत को मेंटल, और सबसे अंदर वाले परत को क्रोड कहते हैं या नीफे कहते हैं। तो क्रम से यदि बात करें तो होगा सियाल, सीमा और नीफे। क्या होगा? सियाल, सीमा और नीफे। अगला सवाल है, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी। हिमालय का क्षेत्र हमारे भारत के उत्तर दिशा में है, बहुत लंबा फैला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के उधर लद्दाख तक फैला हुआ, पूरा लंबा फैला हुआ है। और इसी में भारत में तो हालांकि नहीं है, लेकिन माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो नेपाल में है, लेकिन विश्व का सबसे ऊंचा चोटी है ये माउंट एवरेस्ट। भारत की नहीं है, ये नेपाल का है, नेपाल में पड़ता है, लेकिन ये भी हिमालय का ही है, इसीलिए हम बता दिए। तो भारत हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की यदि हम बात करें तो वो आपका है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में पड़ता है। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी की यदि हम बात करें तो वो है कंचनजंगा। इसमें आप K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसका ऊंचाई है 8611। ये भी हिमालय पर्वत का ही भाग है। चलिए अगला सवाल है 10 नंबर में, अरावली पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? विश्व का सबसे प्राचीन पहाड़ी अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली पहाड़ी विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका फैलाव तो दिल्ली से गुजरात तक है ऐसे, लेकिन यदि हम बात करें, अगर स्थिति पूछे इसका, तो राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। ऐसे ही है, लगातार हम सवाल क्लास आप लोगों के लिए लेते रहेंगे। आप लोग भी जम के तैयारी कीजिए। बिहार पुलिस इस बार पार कर देना है, पास कर जाना है। जय हिंद।